Hi, this is Mohammad Tausif Kamran. वेलकम टू यू इन हिस्ट्री एट ग्लांस। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। आप कहेंगे कि इतनी बड़ी टॉपिक्स, तो इसके बैकग्राउंड को हम लोग पहले समझ लें। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि रशिया के अंदर सोशलिज्म कैसे आए, रशियन रेवोल्यूशंस कैसे हुए, फिर वहाँ जो है किस तरह से कैसे टाइम टू टाइम डिफरेंट इंसिडेंट हुए। तो ये सारी चीज़ों को जो हम लोगों ने देखा वो एक रशियन पर्सपेक्टिव से था, यानी रशिया के नज़रिए से था। और रशिया के अंदर जो कुछ भी हुआ आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस, यानी वैश्विक प्रभाव, यानी रशिया से बाहर दूसरे देशों के पर उस इंसिडेंट, यानी जो रशियन बोल्शेविक रेवोल्यूशंस हुए, जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशंस हुए, उसका दूसरे देशों के ऊपर क्या असर हुआ। और वहाँ जो एक फॉर्मेशंस हुआ था 15 स्टेट्स को मिलाकर, जिसको यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिकन कहा जाता था, उसका इन्फ्लुएंस पूरे दुनिया के ऊपर क्या हुआ, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर, यानी रशियन रेवोल्यूशंस का दुनिया के दूसरे देशों पर यानी वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव रहा, और साथ में यूएसएसआर का। तो इस वीडियो के अंदर आज हम लोग यही सब चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं नॉट ऑल सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप वेयर द सेम पोजीशंस, यानी यूरोप के अंदर जितनी भी सोशलिस्ट पार्टी थी उनके हालात एक जैसे नहीं थे। अब कहेंगे कि हालात एक जैसे क्या नहीं थे, तो हम लोगों ने देखा कि रशिया के अंदर जब बोल्शेविक रेवोल्यूशंस हुआ तो बोल्शेविक भी एक सोशलिस्ट पार्टी थी, और उसने रेवोल्यूशंस के बाद क्या किया, खास करके स्टालिन के बारे में हम लोगों ने देखा कि उसने अपने आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या सब किया। उसने रिप्रेसिव प्रोसेस का जो है इस्तेमाल किया, साथ ही साथ लोगों को जो सोशलिज्म के ऊपर क्रिटिसिज्म करते थे, सोशलिज्म का मतलब एट दैट मोमेंट गवर्नमेंट के ऊपर जो क्रिटिसिज्म करते थे, तो किस तरह से उन्हें टॉर्चर किया करते थे, किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया करते थे, और अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, चाहे उनकी पॉलिसी रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़ हो या फिर कलेक्टिवाइजेशंस हो, इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरह से उन्होंने रिप्रेसिव यानी दमन का जो है उन्होंने इस्तेमाल किया। तो इन सब चीज़ों से जो यूरोप की जितनी भी सोशलिस्ट पार्टी थी डिफरेंट कंट्रीज़ में, जब रशियन रिवोल्यूशंस हुए तो डिफरेंट कंट्री में सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म की थी, तो वो सोशलिस्ट पार्टी जो है उस चीज़ों से जो रशिया के अंदर हो रहा था, जो स्टालिन कर रहे थे, उससे बिल्कुल सहमत नहीं थे। However, the possibility of a workers state created, लेकिन इन सब के बावजूद जो है पूरे दुनिया के अंदर वर्करों का, मजदूरों का, मेहनत कशों का भी स्टेट इस्टेब्लिश्ड हो सकता है। मेहनत कश मजदूर भी अपना एक स्टेट बना सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी को क्रिएट कर दिया गया था, इसकी पॉसिबिलिटी को पैदा कर दिया था, और इस चीज़ को लेकर ही जो दुनिया की दूसरी सोशलिस्ट पार्टी थी वो उस चीज़ से सहमत है। भला ही वो बोल्शेविक के काम करने के अंदाज से या स्टालिन के काम करने के अंदाज से सहमत नहीं थे, लेकिन ये जो एक उम्मीद थी कि रशिया के अंदर जिस तरह से वर्कर्स की गवर्नमेंट आई थी, ऐसी दुनिया के दूसरे कोने में भी, दूसरे देशों के अंदर भी ऐसी गवर्नमेंट क्रिएट हो सकती है, एस्टेब्लिश्ड हो सकती है। इस उम्मीद की वजह से वो सोशलिज्म आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया करते थे, और इस उम्मीद ने कि एक वर्कर्स स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्कर स्टेट,
ये वर्कर स्टेट्स की जो उम्मीद है, इसने पूरे दुनिया के लोगों के दिलों में, पूरे दुनिया के लोगों के जहन में ये उम्मीद पैदा कर दी कि उनकी भी एक कॉमन पीपल्स की भी सरकार बन सकती है। हमने शुरू में भी कहा था कि जो रशिया के अंदर बोल्शेविक रेवोल्यूशंस हुए और जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट बनी, तो वो दुनिया की पहली ऐसी गवर्नमेंट थी। इससे पहले दुनिया में कहीं भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड गवर्नमेंट नहीं बनी थी। ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं बनी थी जिसमें जो मजदूर थे, फार्मर्स थे, उनको जो है पार्टिसिपेशन मिला हो। तो इसी वजह से इस वर्कर स्टेट की जो पॉसिबिलिटी रशियन रेवोल्यूशंस ने क्रिएट कर दी कि पूरी दुनिया के अंदर जो मेहनत कश लोगों की भी सरकार में बन सकती है, सरकार के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर उनका पार्टिसिपेशन हो सकता है। इस उम्मीद ने पूरी दुनिया के लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद पैदा कर दी थी और इससे ही इंस्पिरेशंस लेकर पूरे दुनिया के अंदर सोशलिस्ट पार्टी बनने लगी थी। फॉर एग्जाम्पल, इन मेनी कंट्री कम्युनिस्ट पार्टी वेर फॉर्मेड। और ये जो रशिया के अंदर इंसिडेंट हुआ, तो उससे इंस्पायर्ड होकर दुनिया के बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी एस्टैब्लिश्ड होने लगी। फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और इसी से इंस्पायर होकर ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक कैपिटलिस्ट स्टेट है, एक पूंजीवादी देश है, लेकिन रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर उस ब्रिटेन के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सोशलिज्म के आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड एक पार्टी फॉर्मेट की थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन रशिया के अंदर 31 जुलाई 1920 में एस्टैब्लिश्ड हुई थी। 31 जुलाई 1920 यानी 31 जुलाई 1920 ईस्वी में ये पार्टी एस्टैब्लिश्ड हुई थी ब्रिटेन के अंदर। और इसके जो पहले सेक्रेटरी थे उनका नाम था विले ग्लेचर। तो ब्रिटेन के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनी थी वो 31 जुलाई 1920 में बनी थी और उसके जो पहले सेक्रेटरी थे वो थे विले ग्लेचर्स। ठीक इसी तरह ब्रिटेन की तरह इंडिया के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी की एक कम्युनिस्ट पार्टी एस्टैब्लिश्ड हुई थी और उसे एस्टैब्लिश्ड किया था MN रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय ने। और इसका जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 26 दिसंबर 1925 में ये कानपुर के अंदर। तो जिस तरह हमने देखा ब्रिटेन के अंदर इस्टेब्लिश्ड हुआ, जिस तरह हमने देखा कि इंडिया के अंदर भी MN रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड किया, जिसका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट अधिवेशन, फर्स्ट जो है सेशन 26 दिसंबर 1925 में कानपुर के अंदर हुआ। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि दुनिया के डिफरेंट कोने में क्या कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है इससे इंस्पायर्ड होकर एस्टैब्लिश्ड होने लगती है। और उसके बाद कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को रशिया और ज़्यादा फैलाए, एक लार्ज स्केल पर एक वर्ल्ड वाइड ले जाए, इसके लिए उन लोगों ने एक इंस्टीट्यूशंस बनाया जिसको हम लोग कॉमिटर्न कहते हैं। बोल्शेविक फाउंडेड कॉमिटर्न यानी बोल्शेविकों ने कॉमिटर्न जो है एस्टैब्लिश्ड किया। अब कहिएगा कि ये कॉमिटर्न क्या होता है? तो कॉमिटर्न जो है वो है एक ऑर्गेनाइजेशंस है, एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी यानी एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी। प्रो का मतलब होता है समर्थक, मतलब कि पूरे दुनिया के अंदर जितने भी
प्रो बॉल्शेविक यानी बॉल्शेविक यानी सोशलिज्म आइडियोलॉजी के समर्थक जितने भी सोशलिस्ट पार्टी थे, समाजवादी पार्टी थे, उनका यूनियन। तो उनके यूनियन को जो है कॉमिटर्न कहा जाता था। ये कॉमिटर्न जो है वो 2 मार्च 1919 में यानी 2 मार्च 1919 ईस्वी में इसका फाउंडेशंस पड़ा था मॉस्को के अंदर। तो कॉमिटर्न जो है यानी बोल्शेविकों ने अपने आइडियोलॉजी को वर्ल्ड वाइड ले जाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाया जो बोल्शेविकों का समर्थक था, और पूरे दुनिया के अंदर जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो जो है उसको मिलाकर एक कॉमिटर्न बनाया गया था, और ये बना था 2 मार्च 1919 में। या और ये कहाँ एस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो ये मॉस्को के अंदर एस्टेब्लिश्ड हुआ था, और इसी कॉमिटर्न को जो है 3rd इंटरनेशनल भी कहा जाता है। इसी कॉमिटर्न को क्या कहा जाता है? इसे 3rd इंटरनेशनल भी कहा जाता है। आपने पहले भी पढ़ा कि पहले भी इस्टेब्लिश्ड हो चुका था 1889 में 2nd इंटरनेशनल। वो भी जो है पूरी दुनिया के अंदर जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग थे उनका जो है एक यूनियन था। तो वो जो 2nd इंटरनेशनल था वो 1960 में डिसॉल्व हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद जब बोल्शेविक रेवोल्यूशन रशिया के अंदर सक्सेस हुआ तो फिर वैसे ही ऑर्गेनाइजेशंस की नीड्स महसूस की जाने लगी ताकि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को, सोशलिज्म को जो है पूरी दुनिया के अंदर फैलाया जा सके। इसलिए जो है 2 मार्च 1919 में मॉस्को के अंदर कॉमिटर्न इस्टेब्लिश्ड किया गया, और उसी कॉमिटर्न को जो है 3rd इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है। अब इस 3rd इंटरनेशनल जो है वो फिर एक कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित करता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल ऑफ द ईस्ट। यानी आप कहेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट, कॉन्फ्रेंस सम्मेलन ऑफ पीपल ऑफ द ईस्ट यानी पूरब के लोगों का सम्मेलन। तो आप कहेंगे कि पूरब के लोगों का क्यों, पश्चिम के लोगों का क्यों? तो चूंकि पश्चिम में सोशलिज्म क्या कहती है? सोशलिज्म कहती है कि जो लोग के साथ न्याय होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, किसी को सप्रेस नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो पश्चिम में जितने सारे लोग थे वो तो इंडिपेंडेंट थे, आज़ाद मुल्क थे। लेकिन ईस्ट में देखेंगे यानी पूर्व की तरफ देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ के मैक्सिमम कंट्री एशिया से लेकर अफ्रीका तक जो है वो कॉलोनियल स्टेट थे। वहाँ किसी न किसी मुल्क का, चाहे इंडिया में हो, चाइना में हो, या फिर आप वियतनाम में देख लें, इंडोनेशिया में देख लें, अफ्रीका में देख लें, तो किसी न किसी मुल्क का, चाहे ब्रिटेन का, फ्रांस का, किसी का भी जो है उसके ऊपर डोमिनेंसी था, किसी न किसी का वो कॉलोनियल स्टेट था। तो इसलिए जो है वो अपनी और सोशलिज्म की आइडियोलॉजी वही फ्लोरिश कर सकती थी जहाँ जो है लोग दबे थे, जहाँ के लोगों के साथ जो है इनजस्टिस हो रहा था। तो इसीलिए जो है सोशलिज्म के आइडियोलॉजी को फ्लोरिश करने का ज़्यादा स्कोप कहाँ था? वो ईस्ट में था। तो इसलिए ईस्ट के लोगों का जो है वहाँ कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल ऑफ द ईस्ट, और ये बुलाया गया था 1920 को। ये कॉन्फ्रेंस जो है वो 1 सितंबर से लेके 1 सितंबर टू 8 सितंबर 8 सितंबर 1920 को, यानी ये करीब जो है ये कॉन्फ्रेंस 1 हफ्ते तक चला था। और इसमें पूरी दुनिया से जो है अप्रॉक्स 1900 पीपल्स
पीपल, यानी लगभग 1900 लोग जो है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट किए थे। और ये कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो कॉन्फ्रेंस हुआ था बाकू। बाकू, आप कहेंगे कि बाकू कहाँ है, तो बाकू जो है उस टाइम में अजरबैजान में था। अजरबैजान यूएसएसआर का ही जो है पार्ट था, यानी जो 15 स्टेट को मिलाकर यूएसएसआर बनाया गया था तो उसका ही एक हिस्सा था। तो बाकू अजरबैजान में ये जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट जो है 1920 में हुआ था, 1 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच। और इसमें करीबन करीब जो है 1900 लोगों ने जो है वो भाग लिया था। साथ ही साथ जो है रशिया, ये बोल्शेविक लोगों ने ये भी कोशिश करना स्टार्ट किया कि वो जो लोग जहाँ कॉलोनियल स्टेट हैं उन लोगों को जो है फ्री होने के लिए, आज़ाद होने के लिए वो इनकरेज करें। इसीलिए जो भी स्टेट कॉलोनियल थे, जहाँ भी जो है किसी दूसरे देशों की डोमिनेंसी थी, तो उन लोगों ने जो यानी रशिया के लोगों ने, यानी सोशलिज्म आइडियोलॉजी के लोगों ने वहाँ के लोगों को, यानी जहाँ कॉलोनियल लोगों को इनकरेज करना शुरू किया कि जिस तरह से हमने सोशलिज्म के आइडियोलॉजी के ऊपर चलकर जार जैसे एब्सोल्यूट रूलर से, यानी निरंकुश शासन से, जार के निरंकुश शासन से फ्री हुए हैं, और ठीक उसी तरह जो है आप भी स्ट्रगल कर आप भी जो है संघर्ष कर अपने कॉलोनियल रूलर्स को, अपने क्या कहते हैं, जो औपनिवेशिक शासन है उसको अपने यहाँ से उखाड़ फेंके। और इस सब चीज़ों से हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग उससे जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस में थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू तो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे कि 1927 में जब बोल्शेविक रेवोल्यूशन की 10वीं एनिवर्सरी, 10th एनिवर्सरी, 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, तो रशिया गए थे अपने फादर मोतीलाल नेहरू के साथ, और वहाँ के सिस्टम को देखने कि आखिर जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट है कैसे काम कर रही है, और उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे। साथ ही साथ जो अपने रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने भी बोल्शेविक रेवोल्यूशंस के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा है। और अपने यहाँ भी इस आइडियोलॉजी के मानने वाले बहुत लोग थे, जैसे मुजफ्फर अहमद हुए, शौकत उस्मानी हुए, मोहम्मद अली हुए, ऐसे डांगे हुए। ऐसे डांगे ने तो जब रेवोल्यूशंस हो गया तो इंडिया की पहले सोशलिस्ट मैगजीन जो है, या कहें न्यूज़पेपर जो है, उन्होंने 1920 में निकालना स्टार्ट किया था, और वो वीकली निकला करता था। इसके अलावा और भी सारे लोग हैं जिन्होंने सोशलिज्म के ऊपर इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी, जैसे आर.एस. अवस्थी थे, उन्होंने रशियन रेवोल्यूशंस लिखा, लेनिन एंड हिज लाइफ एंड हिज थाउट लिखा, द रेड रेवोल्यूशंस लिखा। इस तरह की इंडिया के अंदर भी रशियन रेवोल्यूशंस से काफ़ी इन्फ्लुएंस होकर काफ़ी लोग उससे प्रभावित हुए, और इसके ऊपर काफ़ी कुछ इंडिया के अंदर लिखा जाने लगा। और साथ ही साथ अब रशिया ने जो है अपने आइडियोलॉजी को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए एजुकेशंस का जो है सपोर्ट लेना शुरू किया। आप जानते हैं एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन, यानी जो है शिक्षा जो है सबसे शक्तिशाली हथियार है, और शिक्षा के ज़रिए, एजुकेशंस के ज़रिए कुछ भी चेंज किया जा सकता है। और इस चीज़ को रशियन रेवोल्यूशंस में शामिल लोगों ने समझा कि अगर उन्हें अपने आइडियोलॉजी को फ्लोरिश करना है तो अपने आइडियोलॉजी का एजुकेशंस लोगों को देना होगा, उसकी शिक्षा देनी होगी। ठीक जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशंस में पढ़ा कि जब फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशंस हुआ तो वहाँ के लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशंस के आइडियाज़ को
मिलिट्री के ज़रिए यूरोप के दूसरे पार्ट में पहुंचाया। लेकिन उसके रिवर्स में रसिया भी अपने आइडियोलॉजी को वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उसने मिलिट्री की जगह एजुकेशंस को सपोर्ट लिया। और यही वजह है कि उसने वहाँ जो है एजुकेशंस देने के लिए, यानी सोशलिज्म की एजुकेशंस देने के लिए इंस्टीट्यूशंस खोले। एजुकेशंस इन यूएसएसआर, कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट। और एजुकेशंस देने के लिए रशिया के अंदर जो है कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर ऑफ द ईस्ट खोला गया। और ये जो है क्या कहते हैं, ये यूनिवर्सिटी कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट रशिया के अंदर 21 अप्रैल 1921 में खुला था। और उसके बाद धीरे धीरे इसके कई ब्रांचेस दूसरे स्टेट में भी खोले गए थे, जैसे अजरबैजान में खोले गए थे, उज्बेकिस्तान में खोले गए थे, और भी कई स्टेट में खोले गए। तो इसका जो ये यूनिवर्सिटी था, इसका ये मकसद था, ये पर्पस था कि जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है उसको जो है फैलाए। और यही वजह है कि जितने पूरे दुनिया के अंदर सोशलिज्म के आइडियोलॉजी के मानने वाले लोग थे, वो लोग जो है अब यहाँ आकर पढ़ना शुरू किया, और यहाँ आकर उन्होंने सोशलिज्म को जो है समझना स्टार्ट किया कि आखिर सोशलिज्म है क्या। उसके बाद बाय सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएसएसआर had given socialism a global face and world stature। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ उस टाइम तक आते आते यूएसएसआर ने जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी थी उसको वैश्विक चेहरा और वैश्विक हैसियत दे दी, ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टेचर्स, यानी दुनिया के अंदर जो है सोशलिज्म को एक चेहरा दिया, सोशलिज्म के आइडियोलॉजी को एक हैसियत दिलाई। और ये हैसियत इतनी बड़ी थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान और उससे पहले जो दो खेमे थे, वो दोनों खेमे यानी जर्मनी का खेमा और ब्रिटेन का खेमा, दोनों जो है इस रशिया को, इस यूएसएसआर को अपने साथ करना चाहता था। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब तो रशिया एक सुपर पावर के तौर पर उभरा, और जहां दुनिया में एक पोल था अब दो पोल बन गए थे, यानी एक तरफ कैपिटलिज्म और दूसरा तरफ सोशलिज्म। एक तरफ अमेरिका लीडर था तो दूसरी तरफ जो है यूएसएसआर लीडर था। तो इस तरह से जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक आते आते इसने सोशलिज्म के आइडियोलॉजी को एक ग्लोबल फेस और ग्लोबल स्टेचर्स जो है दिया। हाउएवर बाय 1950 इट ऑब्जर्व्ड दैट द स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट in USSR was not in keeping with the idea of the revolutions। यानी 1950 ईस्वी के डेकेड तक, यानी 1950 के डेकेड तक, 1950 के दशक तक आते आते ये देखा जाने लगा कि गवर्नमेंट के काम करने का जो स्टाइल है, स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के काम करने का जो तरीका है यूएसएसआर के अंदर, वो जो रेवोल्यूशंस के आइडिया थे उससे जो है मेल नहीं खाते हैं। नॉट इन कीपिंग विद द आइडियाज ऑफ द रेवोल्यूशंस, यानी रेवोल्यूशंस के दौरान जो आइडिया था, जो सोशलिज्म का आइडिया था कि गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, किसी का दमन नहीं होना चाहिए, जो है जो मज़दूर हैं, जो किसान हैं, उनको जो है उनका वाजिब हक मिलना चाहिए, ये सब जो बातें कही गई थी, इन आइडियाज़ के साथ गवर्नमेंट का जो काम करने का तरीका था वो मैच नहीं कर रहा था। मैच क्यों नहीं कर रहा था कि हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से कलेक्टिवाइजेशंस के दौरान स्टालिन ने ज़बरदस्ती काम लिए। फार्मर्स नहीं चाहते थे कि उनके खेतों को मिलाया जाए, लेकिन स्टालिन ने उन्हें मिलाया। और इतना ही नहीं बल्कि जो क्रिटिसिज्म करते थे उन्हें जेल तक में वो स्टालिन डाल दिया करते थे। तो जिस तरीके से रिप्रेसिव तरीके से उन्होंने काम करना शुरू किया, जिस तरह से उन्होंने कलेक्टिवाइजेशंस को इम्प्लीमेंट किया, तो वो आइडिया
जो रेवोल्यूशंस का आइडिया था वो काम करने का तरीका स्टालिन का उससे बिल्कुल बिल्कुल मैच नहीं करता था। तो इस तरह से जो रशिया के अंदर ये देखा जाने लगा कि 1950 के दशक तक कि जो काम करने का तरीका है वो रेवोल्यूशनरी आइडिया के साथ बिल्कुल मैच नहीं करता है। और इस चीज़ को सिर्फ रशिया के अंदर ही नहीं, यानी सिर्फ रशिया के लोग ही महसूस नहीं कर रहे थे, जो पूरे दुनिया के अंदर सोशलिस्ट मूवमेंट थे, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के लोग मानने वाले लोग थे, वो भी इस चीज़ को महसूस कर रहे थे कि रशिया के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, रशिया के अंदर जो है ज़रूर कुछ गड़बड़ है। नो डाउट a backward country had become a great power. Its industries and agricultures had developed and the poor were being fed. लेकिन इसके बावजूद, यानी इनके रिप्रेसिव तरीके से काम करने के बावजूद, इनको सप्रेस करने के बावजूद, इसमें कोई शक नहीं है कि रशिया जो एक बैकवर्ड कंट्री थी, हम लोगों ने देखा कि 1900 के आसपास कितना बैकवर्ड था कि 85% लोग एग्रीकल्चर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, इंडस्ट्रीज नहीं थे। जो यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस हुए थे उसका कोई वो बेनिफिट नहीं ले सका था। उसके यहाँ जो आज भी मैन्युफैक्चर्स है वो छोटे छोटे वर्कशॉप के अंदर हुआ करते थे, लेकिन वो चीज़ जो है 1900 और जो एग्रीकल्चर्स थे वो भी बैकवर्डेड थे, उनके अंदर भी मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न इक्विपमेंट का यूज़ नहीं हो रहा था। लेकिन वही चीज़ आप देखते हैं कि जो एक बैकवर्ड कंट्री था 1900 के आसपास, वो 1950 के डेकेड तक आते आते एक बैकवर्ड कंट्री क्या है, एक ग्रेट पावर बन जाता है। जैसा हमने भी थोड़ी देर पहले कहा कि 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो रशिया भी एक पावरफुल कंट्री बन के उभरा और दुनिया के अंदर जितने भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले देश थे उसका लीडर बना, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भी जिताने में इनका मेन कंट्रीब्यूशंस था। और ये इतना पावरफुल बन गया कि दुनिया दो पार्ट में बन गई, एक तरफ रशिया था तो दूसरी तरफ अमेरिका, और जिसकी वजह से दुनिया को कोल्ड वॉर भी देखना पड़ा था। इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर्स हैड डेवलप्ड, इसकी जो एग्री इंडस्ट्रीज थी वो भी जो है डेवलप कर गई थी, इसके एग्रीकल्चर्स थे वो भी डेवलप कर गई थी। एंड द पुअर वेर बीइंग फीड, और जो है जो गरीब थे उनको भोजन मिलने लगा था। हमने पीछे भी पढ़ा कि इंडस्ट्रीज भी लगातार वहाँ खुल रहे थे। हमने मैग्नाई टोगर्स के बारे में देखा कि किस तरह से 3 साल के अंदर ही एक बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी गई थी, किस तरह से डेवलपमेंट हुए थे। एग्रीकल्चर्स को भी कलेक्टिवाइजेशंस के दौरान जो है मॉडर्न बना लिया गया था, और जो उनकी जो फूड की रिक्वायरमेंट थी उसको पूरी कर ली गई थी, गरीबों को भोजन मिलने लगा था, यानी वो फूड के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बन चुका था। बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजन एंड कैरिड आउट इट्स इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसी। लेकिन ये सब करने के लिए, यानी इन लोगों ने जो इतना डेवलपमेंट किया, गरीबों सेल्फ फूड प्रोडक्शंस पे जो है सेल्फ डिपेंडेंट बना, इन सब जो है इसलिए हो सका। इन सब के बावजूद जो है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम। लेकिन इन सब के बावजूद जो है वहाँ जो इंसानों की जो ज़रूरी आज़ादी थी, जैसे बोलने की आज़ादी हो गई, अपने मर्जी से कुछ करने की आज़ादी हो गई। कलेक्टिवाइजेशंस में आपने देखा कि लोग चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंटली एग्रीकल्चर्स करे, खेती करे, लेकिन उन्हें कंपेल किया गया कि आप कलेक्टिवाइजेशंस में जो है अपना एग्रीकल्चर्स करें। तो जो एसेंशियल फ्रीडम्स है उसको नागरिकों का उसको सीज कर लिया गया, और वहाँ जो डेवलपमेंट हुए थे, इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट हुआ वो था रिप्रेसिव पॉलिसी, यानी दमन की नीति के जरिए जो है उसको लागू किए गए। जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, जो भी विकास की परियोजनाएं थी, उसको दमन के नीति के सहारे जो है उसे लागू किया गया था।
तो आप देखते हैं कि एक तरफ वो डेवलपमेंट भी करता है, दूसरी तरफ जो है क्या कहते हैं वो क्या रिप्रेसिव पॉलिसी भी अपनाता है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपस में मेल नहीं खाती है। फॉर एग्जाम्पल आप समझे कि किसी बच्चे को, आपको या हमें घर में ये लेसन दिया जाता है कि आप ईमानदारी से काम करना, गरीबों की मदद करना, उसका दिल मत दुखाना, किसी को दबाना नहीं, किसी का हक नहीं मारना। लेकिन आप करते क्या है, अब बहुत पैसा कमा लेते हैं, बहुत क्या कहते हैं प्रॉपर्टी अर्ज लेते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है हासिल कर लेते हैं। लेकिन वो किस मेथड से, तो वो रिप्रेसिव मेथड से आप हासिल करते हैं। और आपको जो घर में जो आइडियोलॉजी दी गई थी, घर में जो ट्रेनिंग्स दिए गए थे, घर में जो बातें सिखाई गई थी, आप उस चीज़ों को भूल जाते हैं। तो वही चीज़ जो है रशिया के अंदर हुई थी कि सोशलिज्म की आइडियोलॉजी कहती थी कि भाई किसी का दमन नहीं करना है, किसी को रिप्रेस नहीं करना है, गरीबों का हक देना है, मजदूरों को गवर्नमेंट में जो है पार्टिसिपेशंस देना है। लेकिन इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को भूलकर स्टालिन या उस टाइम की जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी वो डेवलपमेंट करती है, लेकिन इस प्रिंसिपल को साइड रखकर जो है वो डेवलपमेंट करती है। बाय द एंड ऑफ 20th century, the international reputations of the USSR as a socialist country had declined. और इसका वही नतीजा होता है कि 20वीं सदी के अंत में, बाय द एंड ऑफ 20th century, जो इंटरनेशनल रिपुटेशंस, यानी जिस तरह से लोगों ने शुरू में वेलकम किया था सोशलिज्म आइडियोलॉजी को, सोशलिस्ट गवर्नमेंट को जिस तरह से अप्रिशिएट किया था, जिस तरह का रिपुटेशंस मिला था, वो रिपुटेशंस जो है डिक्लाइन करने लगता है, वो गिरने लगता है इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, however, the socialist idea is still enjoyed and respect among its people. लेकिन इन सब के बावजूद रशिया के लोगों में और दुनिया के लोगों में जो है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को जो है सम्मान किया जाता है, रेस्पेक्ट किया जाता है, उसको जो है एंजॉय किया जाता है। क्योंकि जो डिफेक्ट हमने देखा वो सोशलिज्म के आइडियोलॉजी में नहीं था, बल्कि सोशलिज्म के आइडियोलॉजी को ऑपरेट करने वालों में था। वो जो है गवर्नमेंट के अंदर डिफेक्ट का था कि सोशलिज्म के नाम पर वो गवर्नमेंट में आए थे और सोशलिज्म के आइडियोलॉजी को भूल गए और अपनी गवर्नेंस चलाने लगे थे। इसको एग्जाम्पल के सहारे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास या आपके पास BMW है, तो BMW के अंदर खराबी कब मानी जाएगी? जब उसके मॉडल्स में कोई डिफेक्ट हो, उसके इंजन में या किसी पार्ट में कोई डिफेक्ट हो, तब उसके क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है। लेकिन अगर उसके ड्राइवर में, उसको चलाने वाले में कोई डिफेक्ट हो, तो वो BMW का डिफेक्ट नहीं माना जाएगा, वो चलाने वाले ड्राइवर्स का डिफेक्ट माना जाएगा। जैसे BMW को कोई ड्राइवर चलाता है, कहीं पर स्पीड ब्रेकर आता है, लेकिन स्पीड ब्रेकर पर भी वो एरोप्लेन बना देता है और BMW की जो बॉडी है वो टूट जाती है। तो डिफेक्ट किसको मानेंगे? ड्राइवर को मानेंगे या BMW का मानेंगे? तो ऑब्वियसली ड्राइवर का मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसने BMW को ठीक से ऑपरेट नहीं किया, उसने स्पीड ब्रेकर को नहीं देखा और गाड़ी को स्लो करके इत्मीनान से नहीं ले गया, वो उस पर एरोप्लेन बना दिया और स्पीड निकाला, जिसकी वजह से उसकी बॉडी खराब होगी। अगर स्मूथली चलती तब उसके में कोई डिफेक्ट आता, तब हम BMW का कोई डिफेक्ट मानेंगे। तो ऐसी ही सिचुएशन रशिया के अंदर थी। तो वहाँ जो है सोशलिज्म के आइडियोलॉजी में कोई डिफेक्ट नहीं था, बल्कि उसके चलाने वाले ड्राइवर्स के अंदर जो है डिफेक्ट था। और यही वजह है कि जो रिपुटेशंस गिरी थी वो सोशलिज्म की रिपुटेशंस नहीं गिरी थी, बल्कि USSR और जो गवर्नमेंट के काम करने का तरीका था, जो रशियन गवर्नमेंट थी, उसकी जो है क्या कहते हैं रिपुटेशंस गिरी थी। और यही वजह है कि लोगों ने
रशियन गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म किया, ना कि सोशलिज्म के आइडियोलॉजी के ऊपर क्रिटिसिज्म किया। और यही वजह है कि इतने डिफेक्ट्स होने के बावजूद लोगों के दिलों में सोशलिज्म की आइडियोलॉजी के लिए इज्जत बना रहा, और वो चाहते थे कि उनके लाइफ के अंदर भी सोशलिज्म की आइडियोलॉजी आए और उनके कंट्री के अंदर भी सोशलिज्म की गवर्नमेंट बने ताकि वो इंजॉय करें। लेकिन इन सब के बावजूद 20वीं सेंचुरी के लास्ट में सोशलिज्म आइडियोलॉजी के ऊपर भी नए ढंग से विचार किया जाने लगा, नए ढंग से सोचा जाने लगा कि किस तरह से अब इसे ऑपरेट किया जाए, कि ये जो डिफेक्ट है, ये जो उसके अंदर डिमेरिट्स हमें निकल कर आए हैं, वो हमें नज़र नहीं आए। तो इस तरह से इस टॉपिक के साथ ये पूरा चैप्टर्स जो है ख़त्म हो चुका है। अब अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमारे YouTube चैनल पर आप नीचे कमेंट सेक्शंस में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब जो है नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा इसी चैप्टर्स के ऊपर, जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उसके ऊपर रहेगा। थैंक यू।